हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़। जो वृद्धा अवस्था जनित जो विकार हैं उन्हीं के अंदर बाकी के डिसऑर्डर्स में एक अल्जाइमर डिजीज़ भी आपके सिलेबस में है। तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि अल्जाइमर बेसिकली होता क्या है और किस कारण से होता है। तो देखिए, इससे पहले वाली क्लासों में मैं आपको डिमेंशिया पढ़ा चुकी हूँ। बस उसी की वजह से आगे अल्जाइमर प्रोग्रेस करता है कि अगर जो है डिमेंशिया है या किसी पर्सन को अल्जाइमर है तो उसे डिमेंशिया होगा और उस किसी को डिमेंशिया है तो अल्जाइमर होगा। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या है? अल्जाइमर्स डिजीज इज अ कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को भूलने की बीमारी है, डिमेंशिया है, तो उससे धीरे धीरे उसको अल्जाइमर्स डिजीज है वो आगे प्रोसीड कर सकती है, आगे प्रोग्रेस कर सकती है। जिसके मेन फीचर्स क्या होते हैं? डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंटेलेक्ट, जैसे बहुत सारे काम जिनमें मान लीजिए पर्सन वो काम करना चाहता है, उसका ब्रेन पर्सन को अलाउ कर रहा है कि ये काम उसको करना है, लेकिन उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो उसे सपोर्ट नहीं दे। जैसे पर्सन बात करना चाहता है लेकिन जो उसके मोटर न्यूरॉन्स हैं वो उसे सपोर्ट ना करें, यानी कि जो जो न्यूरॉन्स से, जो नर्वस सिस्टम से जो मैसेज जाएगा वोकल कॉर्ड्स के लिए, वो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है? तो उससे क्या हो सकता है? उसको अफेजिया हो सकता है। उसकी मतलब वो बोलना चाहता है, दिमाग में उसके में लाइन चल रही है, बोलना चाहता है लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंटेलेक्ट, यानी कि ऐसे काम जो वो करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन है, जो न्यूरॉन्स हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो उसकी वजह से उस पर्सन के अंदर आपको अफेजिया देखने को मिल सकता है, अपरेक्सिया देखने को मिल सकता है। इसका भी मतलब वही है कि जैसे उसकी किसी काम को करने की इच्छा है वो नहीं कर पाएगा। क्लियर है? और क्या होगा अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर? पर्सनैलिटी चेंजेस हो जाएंगे। मान लीजिए कि पहले वो पर्सन बहुत अच्छा जो है कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे था, कोई, ठीक है, अब अचानक से वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लग गया कि उसको कोई भी नॉलेज नहीं है, उसको कुछ नहीं आता। इमोशनल चेंजेस उसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है? तो ये मेन जो 3 चीज़ें हैं ये आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ के अंदर देखने को मिलती हैं। इमोशनल चेंजेस होगा, पर्सनैलिटी चेंजेस होगा और जितने भी वर्क वो करना चाहता है उनके साथ डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। इस डिसऑर्डर के कारण डिसेबिलिटीज इन ऑक्यूपेशन, अब मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर पर्सनैलिटी चेंज हो रहा है, इमोशनल चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो जो उसका ऑक्यूपेशन है, जैसे कोई टीचर है तो क्या वो पढ़ा सकता है? क्या नहीं पढ़ा सकता। कोई किसी भी तरीके का जो सोशल एडजस्टमेंट है, जैसे सोसाइटी में कैसे बात करनी है, किसके यहाँ मिलने जाना है और किस तरीके से रहना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें वो नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो डिसएबिलिटी इन ऑक्यूपेशनल सोशल एडजस्टमेंट एज वेल एज सेल्फ केयर, ना तो खुद की केयर कर पाएगा, ना ही लोगों से रिलेशन बना के रख पाएगा। उसको याद ही नहीं रहेगा कि जैसे कोई किसी का जो है कज़न ब्रदर है, नहीं याद रहेगा कौन लगता है, भूल ही जाएगा कि मैं इसको नहीं जानता, और जो भी उसका वर्क है वो भी वो नहीं कर पाएगा। तो डिसेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशनल सोशल एडजस्टमेंट एज वेल एज सेल्फ केयर, ना तो खुद का ध्यान रख सकता, ना सोसाइटी से रिलेशन मेंटेन रख सकता, ना ही जो उसका ऑक्यूपेशन है वो जो है उसको आगे फॉलो कर पाएगा। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर जिसके कारण ब्रेन सेल्स में डीजनरेशन एंड डेथ हो जाती है। क्या होता है इस डिसऑर्डर की वजह से? ये जो डिसऑर्डर है, एक बार किसी पर्सन को अल्जाइमर हो गया, डिमेंशिया हो गया, तो धीरे 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 ये प्रोग्रेस करता जाता है, बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि आगे ये प्रोसीड नहीं करेगा, बढ़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन सेल्स है ना, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर अट्रोफी हो जाती है, नई सेल का ना तो फॉर्मेशन भी नहीं होता है, और जो पुरानी सेल्स जो हैं वो डेड होती जाती हैं, उनका डीजनरेशन होता जाता है और एक टाइम बाद सारी की सारी जो ब्रेन सेल्स हैं उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है? तो अगर किसी को एक बार अल्जाइमर होना शुरू हो गया तो ऐसा नहीं है उसको आप क्योर कर सकते हो, ये धीरे 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 बढ़ता जाता है। ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जितनी भी ब्रेन सेल्स हैं वो एक टाइम बाद डीजनरेट होकर उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी।
उसके बाद बात करते हैं रिस्क फैक्टर। कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से अल्जाइमर हो सकता है? तो बढ़ती हुई एज के कारण, जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, तो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं हो पाता है और नेक्रोसिस भी बढ़ जाती है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को फैमिली में पहले से ही अल्जाइमर्स डिजीज़ है तो किसी और पर्सन को अल्जाइमर होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद लाइफ़स्टाइल की वजह से, ठीक है, और किस वजह से, अगर बेबी को डाउन सिंड्रोम है तो एक टाइम बाद जाके उसको अल्जाइमर्स हो सकता है। बकाया मेल की बजाय फीमेल में ये डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो भूलने की बीमारी ज़्यादा किसको जल्दी होती है, या अल्जाइमर किसको जल्दी होएगा? फीमेल को होगा। और जो लोग कम सोते हैं, जो रात में मुश्किल से 2-3 घंटे सोते हैं, उनको एक टाइम बाद इनके होने का चांसेस या रिस्क फैक्टर मेनली जो है स्लीप कम होने की वजह से भी अल्जाइमर हो सकता है। एटियोलॉजी, मेन निदान क्या रहेंगे? एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, किसी ऐसे एरिया में रहता है जहाँ प्रॉपर जो है उसको सारी उसकी बॉडी की जैसे हार्मोनल सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर किसी ऐसे जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे में रहता है जिसकी वजह से जो है कई पॉइजनस चीज़ों के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो भी जो है एक टाइम बाद मान लो म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, जेनेटिक फैक्टर की वजह से जीन में म्यूटेशन हो गया, उस वजह से होने लग जाए। लाइफ स्टाइल ही ऐसी है, आलसी पड़े रहता है, एक्टिव नहीं है, तो मतलब खुद को एक कमरे में बंद कर रखा है, लोगों से ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, तो एक टाइम बाद अपने आप ही वो उसको क्या हो जाएगा, अल्जाइमर हो जाएगा। और क्या है, ब्रेन की न्यूरॉन्स के अंदर प्लेक बन जाए, कोई ब्लड क्लॉट वहाँ पे आकर इकट्ठा हो जाए, तो न्यूरॉन्स की जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं चलेगी, ठीक है। और एक प्रोटीन होती है ब्रेन के अंदर, टाउ प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। इसकी वजह से भी क्या होगा, अल्जाइमर देखने को मिलता है। टोंगलिस या फिर टाउ प्रोटीन करके ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अल्जाइमर के लिए। तो टाउ प्रोटीन की वजह से भी क्या है, अल्जाइमर देखने को हमें मिलेगा। फिर है इसके क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले इम्पेयरमेंट ऑफ रिकॉल। जैसे मान लीजिए अभी आपने उस पेशेंट से कोई बात की, 10 मिनट बाद आप फिर से पूछोगे तो उसे याद ही नहीं आएगा क्या बोला गया उससे। बोलेगा वापस रिपीट कीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा है कि आपने क्या बोला। तो इम्पेयरमेंट हो जाएगा, रिकॉल वापस चीज़ों को याद करने में उसको बहुत मुश्किल है, नहीं याद कर पाएगा। मिस